लंबे समय बाद एक ऐसी दिवाली आ रही है जहां पर ज़्यादातर लोगों को किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है। जी हाँ, पिछले 3-4 सालों से किसी न किसी समस्या से जूझते रहे हम, लेकिन इस बार दिवाली पर बाजार लाइफ टाइम हाई के आसपास है। माहौल अच्छा है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़िया है, कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। छोटी मोटी दिक्कतें दुनिया भर में डेफिनेटली होती है इस वक्त भी, लेकिन फिर भी मूड माहौल काफ़ी बेहतरीन है। और अब आज से हम करने जा रहे हैं हमारी इस खास सीरीज की शुरुआत, और इस बार हमने दिवाली की टैगलाइन दी है, खुशियों वाली दिवाली। जी हाँ, ये वो दिवाली है जहाँ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रसन्नता ज़्यादा है, बजाय इसके कि ज़्यादा लोग दुखी नजर आए। तो आइए इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मुनोत साहब। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको HDFC म्यूचुअल फंड की पूरी टीम, आपके लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी चेहरे पर इस बार बहुत अच्छी मुस्कुराहट है, बड़े पैसे बने हैं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह की और आने वाले कई सालों तक बढ़िया बेहतरीन समृद्धि वाली दिवाली देखने को मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो अनिल जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बढ़िया टैगलाइन रखी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुशियों वाली दिवाली। वैसे तो आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, जिनको खुशियां नहीं हो उनको भी खुशी आ जाती है उस दिन। आपको देखकर आप एक बड़ा सकारात्मक और एक बड़ा सृजनात्मक, जिसको कहूँ, एक प्रेरणा देते हैं निवेशकों को। और आपने सही कहा, खुशियों वाली दिवाली, चाहे विश्व में कितना भी चिंताजनक माहौल हो, विश्व की राजनीति में, विश्व की अर्थव्यवस्था में, लेकिन भारत के लिए ये खुशियों वाली दिवाली मानी जाएगी। और जो हमारे म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, आपकी प्रेरणा से, हम सब लोगों के प्रयास से, रेगुलेटर के प्रयास से पिछले कई वर्षों में जो उन्नति हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, पिछले वर्ष से इस वर्ष की दिवाली में अनिल जी, आपने देखा है निफ्टी सेंसेक्स के मेरे ख्याल में 4-5% का रिटर्न है। बट आप ज़्यादातर इक्विटी फंड देखोगे तो डबल डिजिट रिटर्न्स है। ऑफकोर्स मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी ऊपर रहे, और वहाँ तो 20-25% के रिटर्न्स भी आए हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के निवेशक जो डिसिप्लिन मैनर में SIPs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए बिल्कुल खुशियों वाली दिवाली है। नहीं, और इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस भी तभी आता है। नहीं तो जनरली आमतौर पर पहले निवेशकों की ये धारणा होती है कि मैं खुद शेयरों में पैसा लगाऊंगा, मैं म्यूचुअल फंड्स को क्यों दूं, राइट। लेकिन जब इस तरह की दमदार परफॉर्मेंस के इंडेक्स के मुकाबले में दोगुना रिटर्न, इंडेक्स के बाकी शेयरों के मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो, तब लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब तो आप इस साल से एमफी के चेयरमैन भी हैं, आपको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। मैं उस पर भी थोड़े सवाल पूछूंगा, लेकिन एक चीज़ जो सबसे पहले जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं, और मुझे याद है कि जब से हमने अमृतकाल की शुरुआत की, अमृत महोत्सव की शुरुआत की, हिंदुस्तान के अमृतकाल को लेकर सबसे ज़्यादा बुलिश, पॉजिटिव अगर मैंने कोई आवाज़ सुनी तो आपकी है। इस दिवाली पर आप आने वाले सालों में कितनी बढ़िया, कितनी बेहतर, कितनी बड़ी दिवालियाँ और देखना चाहते हैं और देखेंगे? नहीं, बिल्कुल देखेंगे अनिल जी। अपनी तो बात हो रही है पिछले कई वर्षों से कि आज़ादी के अमृत काल में भारत पुनः विश्व की वही सोने की चिड़िया, पुनः विश्व का वही विश्व गुरु। और हमने देखा कि जैसे मैंने पहले कहा, विश्व में चाहे राजनीतिक और आर्थिक माहौल चिंताजनक है, लेकिन अगर आप अमृत काल का पहला वर्ष देखेंगे, हमने G20 का नेतृत्व किया और बड़ा सकारात्मक संदेश पूरे विश्व को दिया। हम लोग चांद पर पहुँचे, इसरो को बधाई हो। इस साल में JP मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में भारत का समावेश हुआ। इस साल जनसंख्या की दृष्टि से हम सबसे बड़े देश बने। हम विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी गिनती हुई। अभी विश्व के 5 सबसे बड़े शेयर बाज़ारों में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमारी गिनती हुई। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें गिना सकता हूँ। चाहे एशियन गेम्स में हमने 100 से ज़्यादा मेडल जीते। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्व में मेरे ख्याल में इस समय में सबसे ज़्यादा अगर प्रगति कहीं हो रही है और कार्य कहीं हो रहा है तो वो भारत में हो रहा है। विश्व में पिछले साल हमने कई बैंकिंग क्राइसिस भी देखे, US में भी देखा, यूरोप में भी देखा, और भारत का एक बैंक HDFC बैंक विश्व के 7वें सबसे बड़े बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से इस साल बना। तो ये तो भारत के लिए तो मेरे ख्याल में अमृतकाल बिल्कुल सही कहा जा सकता है। अच्छी शुरुआत हुई है। और अगले 24 वर्षों में, जब हम 24 वर्षों के बाद जब भारत का 100वां वर्ष मनाएंगे आज़ादी का,
तो मुझे पक्का विश्वास है कि एक विकसित राष्ट्र के नज़रिए से, एक बहुत ही बड़े विश्व गुरु के नज़रिए से हम पूरे विश्व को एक नया मार्गदर्शन देंगे। तो आमतौर पर दिवाली पर कुछ अच्छे शुभ काम की शुरुआत करने के लिए हम मानते हैं, चाहे वो निवेश हो, बिजनेस हो, आप जो भी काम अच्छा करना चाहें, अगर आपको कोई खर्चा ही करना है, घर खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी, तो इसके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये जो शुरुआत आप अमृतकाल की कह रहे हैं, ये इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया को ग्लोबल लेवल पर, हमारे मार्केट्स को, हमारी इकोनॉमी को कितना ऊपर ले जा सकती है और क्यों? नहीं, बिल्कुल ले जा सकती है अनिल जी। अगर 6-7% की ग्रोथ और 4-5% हम इन्फ्लेशन जोड़ के अगर 11-12% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लेते हैं और उस पर अगर कंपनियों के मुनाफे और मार्केट कैपिटलाइजेशन उस तरह से बढ़ते हैं, तो कंपाउंडिंग करते करते 20-25 साल में बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले कई फंड्स ऐसे हैं जो 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। आप उनमें देखिए किस तरह से कंपाउंडिंग हुई है, किस तरह से एनएवीज बढ़ी है, और जिन्होंने भी डिसिप्लिन तरीके से पैसा लगाया, हर महीने अपनी एसआईपी करते रहे, वो एक बड़ा सम एक्यूमुलेट कर पाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 साल में जब आर्थिक ग्रोथ हमारी अच्छी रहेगी, जब कंपनियों के मुनाफे अच्छे रहेंगे, तो निवेशकों का रिटर्न भी बहुत अच्छा रहेगा। और हमने तो एक वो बढ़नी से आज़ादी वाला कैंपेन भी आपके साथ ही चालू किया था 2 साल पहले इसी स्टूडियो में, जब आज़ादी का हमने अमृत महोत्सव मनाया, कि जो हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जो बढ़नी के अंदर पैसा रखती है, उसको वहाँ से आज़ादी कराओ और म्यूचुअल फंड में निवेश करो एसआईपी के जरिए। इस साल अनिल जी मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि इस बार हमने जब वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में 76 नुक्कड़ नाटक करे, आज़ादी के 76 साल कंप्लीट हुए, तो हमने 76 नुक्कड़ नाटक करे। और आपके साथ, आपकी प्रेरणा से अगर हम करोड़ों निवेशकों को इस मुहिम से जोड़ पाएँ कि अगले कई वर्षों तक अगर भारत की आर्थिक उन्नति में हमें भी भागीदारी करनी है, तो एसआईपी के जरिए हर निवेशक को जुड़ना चाहिए, हर परिवार को जुड़ना चाहिए। और बिल्कुल उसका असर दिख भी रहा है। आप देखिए इस साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM जोड़ा है, 21-22% आपका AUM बढ़ा है। एसआईपी में हर महीने 16,000 करोड़ रुपए, मतलब क्या आपको लगता है कि वाकई में भारत के म्यूचुअल फंड और भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ मिलकर किसी भी एफआईज का मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये बना रहेगा? ये मुकाबले की बात बताता हूँ अनिल जी आपको कि अप्रैल 2021 से मार्च 2023 के बीच में विदेशी निवेशकों ने करीब 1,70,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी हमारे मार्केट्स में। 1,70,000 करोड़ की सेलिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में। और उसी समय में हमारे म्यूचुअल फंड्स ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग करी। पहले ऐसा कभी नहीं देखा हमने। 30 साल से आप भी बाजार को देख रहे हैं, मैं भी बाजार को देख रहा हूँ। पहले ऐसा बोलते थे कि अगर विश्व के बाजारों में छींक आ जाए तो हमारे यहाँ तो बुखार आ जाता है। इस बार कई जगह पर बुखार आया हुआ है, लेकिन हमारे घरेलू निवेशकों की वजह से यहाँ पर छींक भी नहीं आ पाई। और उसका कारण यही है कि जो हर महीने एसआईपी का पैसा बढ़ता जा रहा है। और 5 साल पहले अनिल जी खाली 8,000 करोड़ रुपए था, तो हमको 25 वर्ष की मेहनत लगी, रेगुलेटर्स की मेहनत, इंडस्ट्री की मेहनत, हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स की मेहनत, और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, उस अलग जगाने में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में वो अमाउंट डबल हो गया, 8,000 से 16,000 हो गया। और मुझे लगता है अगले कई वर्षों तक हर महीने ये रकम बढ़ती रहेगी। एक और आंकड़ा बताता हूँ अनिल जी, पिछले महीने 30 लाख नई एसआईपी ऐड हुई है इंडस्ट्री में, और ये नंबर 10 साल पहले करीब 1.5 लाख पर महीने का होता था। तो महीने की 1.5 लाख एसआईपी नहीं बनती थी, अब महीने की 30 लाख नई एसआईपी जुड़ रही है। और क्या आपको लगता है कि ये जो नए निवेशक, स्पेशली कोविड के बाद नए निवेशकों की काफ़ी एक बड़ी संख्या है जो बाज़ार में आई है, दोनों ही तरीके से, एक और जहाँ डेफिनेटली अच्छा खासा वॉल्यूम ऑप्शन की ट्रेडिंग में भी होता है, लेकिन काफ़ी कुछ आपको लगता है कि एक समझदार इन्वेस्टर्स का तबका काफ़ी बड़ा हो रहा है जो सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन के साथ म्यूचुअल फंड्स में या चाहे बाजार में डायरेक्ट लगाना चाहता है। तो ये जो नए निवेशक है जिन्होंने पिछले 2 साल से ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से भारतीय बाजारों में कदम रखा है, उनको आप कैसे देखते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे देखते हैं, और उनके लिए क्या लेसन है? तो मेरे को लग रहा है ये जो बढ़ रहा है उसके 4 कारण हैं। सबसे पहला है ट्रैक रिकॉर्ड, लोग देख सकते हैं पिछले 15, 20, 25, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड्स का देख सकते हैं, कितने साइकिल्स के बाद भी फंड्स का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल रहा है, जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है और ट्रांजैक्शन करना इजी हो गया, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है।
तीसरा ट्रांसपेरेंसी। आई थिंक इतनी ट्रांसपेरेंसी जो म्यूचुअल फंड्स में है वो और कोई प्रोडक्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और चौथा मैं कहूँ ट्रेनिंग या इन्वेस्टर एजुकेशन, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आई थिंक ये अवेयरनेस जगाना कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में आपको वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब हर महीने हम निवेश कर रहे हैं, अगर कभी बाजार नीचे है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही है। तो वो सबका एक परिणाम ये हुआ है कि विश्वास बढ़ गया। और मुझे लगता है कि अब लोग समझ रहे हैं कि फंड्स में इन्वेस्ट खाली बाजार की घटत बढ़त को देखकर नहीं किया जाए, बल्कि लंबे समय के लिए डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित तरीके से बाजार में निवेश किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि एक और जो बड़ा ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है कि अब तक आज से 3-4 साल पहले तक जनरली ये समझा जाता था कि भाई इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सिर्फ बड़े शेयरों के इन्वेस्टर्स का काम है या इंग्लिश बोलने सुनने समझने वालों का काम है। क्या उस ट्रेंड में कुछ बदलाव आ रहा है? आप बीइंग इंडस्ट्री लीडर एमफी इस दिशा में क्या काम कर रही है? नहीं, बहुत बदलाव आ रहा है अनिल जी। और आप सब लोगों ने जो कार्य किया है और इंडस्ट्री ने जो कार्य किया है, हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो कार्य किया है, इसको हर जगह तक पहुंचाने का, हम B30 बोलते हैं, बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज़। तो करीब 27-28% इक्विटी का जो AUM है, इक्विटी का जो AUM है वो करीब 28% B30 से आता है, लेकिन नए फ्लोज में वो नंबर 30% है। हमारे अगर सारे फॉलियोज़ देखें म्यूचुअल फंड्स के, तो करीब 44% फॉलियोज़ अभी B30 सिटीज़ के हो गए। अगर हम SIP की बुक देखें तो करीब 40% SIP बुक B30 सिटी की बन गई है। और सबसे बड़ी चीज़, जो नई SIP मैंने आपको बताया कि 30 लाख से ज़्यादा SIP आई पिछले महीने में, तो 55% SIP B30 सिटी से आई है। हाँ, तो ज़्यादा SIP जो है वो B30 सिटी से आ रही है T30 पर। T30 में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है अनिल जी। अगर मैं आपका एरिया यही देखूं, अगर मैं परेल के आसपास जहां आपका स्टूडियो है या जहां आप रहते हैं या जहां मैं रहता हूं, वहां भी सब लोगों ने निवेश कर लिया है क्या? और इस दिवाली अगर मैं सबको एक गुजारिश करूं आपकी तरफ से, आपके सभी दर्शकों को, कि आपकी SIP तो हो रही है क्योंकि आप अनिल जी से रोज़ सुन रहे हो, लेकिन आपके ड्राइवर की SIP हो गई, आपके जो घर पे काम कर रहे हैं उनकी SIP हो गई, जो आपकी दुकान पर काम कर रहे हैं उनकी SIP हो गई, आपके सब रिश्तेदारों की SIP हो गई, आपके सब मित्रों की SIP हो गई। तो इस दिवाली, खुशियों वाली दिवाली दूसरों के लिए भी बनाइए। जो खुशियां आपको मिली है, अगर आप एक नियमित रूप से निवेश कर पाए, तो दूसरों के लिए हम वो खुशियां कैसे बांटें। मतलब इस दिवाली कम से कम 10 SIP हर आदमी नई शुरुआत करवाने की कोशिश करे, किसी की भी, आपके आसपास वाले लोग। अगर 10 SIP का टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब हमारे लिए तो खैर बड़ा होगा, हमें तो बड़ा टारगेट लेना है, लेकिन खुशियां बांटे भी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और क्यों नहीं इसकी शुरुआत अपने आसपास से ही की जाए। वो कहते हैं चैरिटी एट होम, तो अपने, और इनफैक्ट मैं तो आपको बताना भी चाहता हूँ नवनीत जी, मेरे तो आसपास जितने हैं ऑफिस में, आपके अंदर सबके करवाते हैं, लगभग सब लोगों ने शुरू करे। मतलब अब तो मतलब, और अच्छी बात ये कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यही सिस्टमेटिक तरीका है जो आपके लिए वेल्थ बना सकता है। कुछ और चीज़ें हैं, हमने काफ़ी कुछ अच्छी बातें भी की, कुछ रिस्क वाली बातें भी हैं, वो भी एक बार समझना से जानना जरूरी है। पहला, ग्लोबल मार्केट्स। बाहर का माहौल उतना अच्छा लगता नहीं देखने में, भले ही मार्केट घटे ना घटे, लेकिन डर बहुत लगता है। इस दिवाली से अगली दिवाली तक किस तरह के रिस्क ध्यान में रख के चलना चाहिए? नहीं, विश्व के बाज़ारों में रिस्क है अनिल जी। और पिछले वर्ष अगर 1 साल पहले भी हम जाएँ, तो पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ी है, इकोनॉमिक रिस्क बढ़ी है, बिकॉज़ विश्व ने ऐसा इन्फ्लेशन, ऐसी ब्याज की दरें पिछले 15-20 वर्षों में नहीं देखी है। मुझे नहीं पता कैसे US फेडरल रिज़र्व विल बी एबल टू अचीव दैट 2% इन्फ्लेशन टारगेट। तो अगर उनको ब्याज की दरें अगर लंबे समय तक ऊपर रखनी पड़ी, तो उसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर, कहीं ना कहीं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर फ़र्क पड़ेगा। और अगर विश्व के अर्थव्यवस्था में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो एक तरह से भारत का मैं कहूँगा एक अट्रैक्टिवनेस बढ़ता है, बट दूसरी तरफ से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा ही, चाहे एक्सपोर्ट्स के ज़रिए हो, चाहे फ्लोज के ज़रिए हो, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं उनके दूरगामी परिणाम अच्छे हो रहे हैं। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट अच्छे शेप में है, बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट बहुत अच्छे शेप में है। तो भारत में इतनी चिंताएं नहीं है, लेकिन विश्व में ज़रूर एक चिंता का माहौल है और उसे ध्यान में रखना चाहिए, उसका फ़र्क पड़ सकता है। अब जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जो आज इजराइल पैलेस्तीन में जो माहौल है, या
रशिया यूक्रेन में जो माहौल है, अगर उसकी वजह से कभी कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई तो थोड़ा फ़र्क हमारे यहाँ भी पड़ेगा। तो वहाँ जियोपॉलिटिकल रिस्क है और हमारे यहाँ भी चूंकि इलेक्शन का साल है तो लोगों को थोड़ा मन में डर भी रहता है कि क्या पॉलिटिकल रिस्क कोई है। तो क्या इंडियन मार्केट में क्या किस तरह के रिस्क को ध्यान में रख के हमें चलना चाहिए? तो बाजार में घटत बढ़त तो हमेशा रहेगी, बाजार में वॉलेटिलिटी तो हमेशा रहेगी। इक्विटी मार्केट में ऐसे लीनियर रिटर्न नहीं आएंगे। चाहे विश्व के की जैसे हमने बात करी, भारत में भी चाहे इलेक्शंस हो या कोई ना कोई और भी कारण से थोड़ी घटत बढ़त हो सकती है। पर मैं तो यही कहूँगा, रादर देन ट्राइंग टू प्रिडिक्ट क्या होगा इलेक्शन में, रादर देन ट्राइंग टू प्रिडिक्ट और कहीं पे क्या होगा, आई थिंक अगर हम डिसिप्लिन रहें, ऐसा नहीं कि पिछले 25 वर्षों में सब कुछ बड़ा स्थिर ही रहा है, कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन अर्थव्यवस्था ने अच्छा किया है, भारतीय लोगों ने अच्छा किया है, तो अगले कई वर्षों तक हम अच्छा ही करेंगे इस साल की। लेकिन प्रिपेयर रहना चाहिए वॉलेटिलिटी के लिए। वॉलेटिलिटी बहुत कम रही है हमारे बाज़ारों में, वॉलेटिलिटी कभी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा घटत बढ़त बढ़ी है बाजार में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ, कोई पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टेंशन, लेकिन इकोनॉमी की मजबूती, 140 करोड़ भारतीयों के विजडम पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो। उनकी विश्वास पर, उनके प्रयास पर वो हमें शंका नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कंबाइंड विजडम जो है पूरे देश की, वो और कंबाइंड प्रयास भी। अच्छा, एक चीज़ और है, इस साल ये स्पेशली आखिरी 6 महीने में, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक, एक चीज़ की बड़ी चर्चा चली इंडस्ट्री में, आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी, पूरे बाजार में, लार्ज कैप्स वर्सेस मिड कैप स्मॉल कैप। अब पैसा तो मिड कैप स्मॉल कैप में जमकर बनाया और आपने बना के भी दिया है। मतलब मेरे खुद के पोर्टफोलियो में HDFC म्यूचुअल फंड के कई सारे फंड्स हैं, लगभग हर कैटेगरी में टॉप परफॉर्मेंस रही है। अब इस चर्चा में एक आम निवेशक, छोटा निवेशक है, वो समझ नहीं पाता मुझे क्या करना है। क्यों कि एक तरफ पैसे तो स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छे बन रहे हैं, दूसरी तरफ सब कहते हैं भाई लार्ज कैप लो। तो क्या करना चाहिए, कैसे पोजिशनिंग करनी चाहिए? लार्ज कैप इंडेक्स भी अगर 2 साल देखें, पिछले 1 साल में 5%, अगर हम 2 साल भी देखें दिवाली से दिवाली, तो मेरे ख्याल में सिंगल डिजिट रिटर्न रहा है लार्ज कैप्स में, जबकि मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी ज़्यादा चले हैं। इनफैक्ट हमारे फंड, जहाँ तक मुझे ध्यान है, करीब 25-30% का रिटर्न है उसमें इस साल। बहुत ज़्यादा चल गए। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश करें, अगर आप 10 साल के लिए SIP कर रहे हैं, तो ज़रूर संभावनाएं वहाँ हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में यूनिवर्स बड़ा होता है, तो आप बहुत सारे स्टॉक्स में से एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर आप मेरे को रिलेटिव कंपैरिजन पूछें, तो लार्ज कैप इंडेक्स में चूंकि पिछले 2 साल में इंडेक्स का ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इस समय लार्ज कैप फंड्स अच्छे लग रहे हैं। तो जो टॉप 100 कंपनीज जिनमें निवेश किया जाता है लार्ज कैप फंड में, तो वो टॉप 100 देखना चाहिए। ओके। दूसरा, एक और आजकल बड़ी चर्चा या तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैपिटल वाले फंड्स की भी चल रही है, कि ताकि फंड मैनेजर्स पे ही भरोसा रखें। बिल्कुल। क्या वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फ्लेक्सी कैप में तो फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में सब में से अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। और मल्टी कैप में जहाँ पर आपको पार्टिसिपेशन तीनों कैटेगरी में मिल जाता है, उसमें 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप, तो आपका पार्टिसिपेशन पूरे मार्केट में हो जाता है। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है बाजार में निवेश करने का, फंड्स में निवेश करने का। आपने करियर की शुरुआत जहाँ से की और उसके बाद 20-25 साल तक आपने बड़े क्लोजली डेट मार्केट को भी, फिक्स इनकम मार्केट को भी आपने ट्रैक किया है। इस वक्त चूँकि ब्याज दरें पीक के आसपास से पोज हुआ है, घटना बाकी है, जो लोग इक्विटी से या तो दूर रहते हैं या फिर एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, तो फिक्स इनकम डेट को लेकर क्या आउटलुक है और वहाँ पर क्या निवेश का अच्छा समय है अभी? तो पिछले साल में मेरे ख्याल में 6 से 8% का रिटर्न फिक्स इनकम फंड्स में भी रहा है, चाहे ब्याज की दरें ऊपर गई है, उसके बाद भी ओवरऑल फिक्स इनकम फंड्स ने ठीक किया है। एक्चुअली 5 साल देखेंगे ना अनिल जी, 5 साल के पहले इसी समय पर करीब हम डिस्कस कर रहे थे, IL&FS का क्राइसिस हुआ था, काफ़ी सारी NBFCs में क्राइसिस हुआ, बाद में कुछ और भी बॉन्ड मार्केट में या इंटरेस्ट रेट्स में इतना उतार चढ़ाव हो गया, लिक्विडिटी में इतनी घटत बढ़त हो गई। उसके बाद भी अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे फिक्स इनकम फंड्स के, तो वो काफ़ी अच्छे हैं और आपको लिक्विडिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, आपको एक कन्वीनियंट वे है फिक्स इनकम में निवेश करने का। तो पिछले कई वर्षों में जो ग्रोथ हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो ज़्यादातर, या अगर मैं कहूँ एक लार्ज पार्ट, इक्विटी फंड्स में ग्रोथ हुआ है। हाइब्रिड फंड्स के जरिए इक्विटी और फिक्स इनकम में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन हुआ है, बट जब SIP के लोग बात करते हैं तो खाली इक्विटी की सोचते हैं, बट फिक्स इनकम भी एक अच्छा एसेट क्लास है। और अभी तो चूंकि ब्याज की दरें RBI ने पिछले कई क्वार्टर्स में बढ़ाई,
तो करेंट यील्ड भी पोर्टफोलियोज का अच्छा है, कई ज़्यादातर फंड्स का 7-7.5% के ऊपर करेंट यील्ड होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड आपको करीब 7.25% के आसपास मिल रहा है, तो फिक्स इनकम में भी एलोकेशन करना चाहिए। और आपको अगर कुछ भी चिंता है बाजार की कि जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से या और कोई कारणों से बाजार में वॉलेटिलिटी रही, तो थोड़ा एलोकेशन फिक्स इनकम में भी रखना चाहिए। और डेट फंड भी मैं रेकमेंड करूंगा सभी निवेशकों को। डेट फंड भी रखना चाहिए, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा इक्विटी बनाना। आमतौर पर इन्वेस्टर्स, नवनीत जी, ऐसे होते या आप एक हाइब्रिड फंड कर देते हैं, जो एक एग्रेसिव एग्रेसिव इक्विटी फंड होता है या हाइब्रिड इक्विटी फंड होता है, तो उसमें करीब 65-70% इक्विटी रहती है और करीब 25-30% निवेश रहता है उसमें फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में। तो उसमें आपका दोनों में एलोकेशन हो जाता है और एक ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग उसमें आपकी हो जाती है। एग्जैक्टली वही ज़्यादा सही है, बजाय वो बहुत अच्छा है, वो एक बहुत बढ़िया फंड है। हाँ, मजा इसमें कि आप दिमाग तो उसमें एक ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होती है। करेक्ट। ये बढ़िया फ़ायदा है। अच्छा, एक और आपने कहा कि थोड़ी स्टेबिलिटी के लिहाज से एक एसेट क्लास और है सोने की, गोल्ड की, वापस से लाइफ टाइम हाई के आसपास गोल्ड पहुंचा रहा है। जो पूरी दुनिया भर में टेंशन है, उसके चलते बड़ा एक्शन सोने में भी हुआ। आपका क्या व्यू? सो थोड़ा एक इंश्योरेंस के जैसे, अगर दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ती है या और कोई बड़ी तकलीफ होती है तो उस समय पर वैसे सोने के भाव बढ़ते हैं, पर कई सारे दूसरे वेरिएबल्स भी हैं, इंटरेस्ट रेट्स के, यूएस डॉलर का क्या रुझान रहता है उसके हिसाब से। मेरे ख्याल में भारतीयों का गोल्ड में ऑलरेडी बहुत एलोकेशन है। अभी तो फिर धनतेरस आएगी और इस बार तो मैं सबको कहूँगा कि सोना खरीदें थोड़ा घर के लिए, लेकिन साथ में ETF के जरिए, गोल्ड ETF के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं सोने में। सिल्वर ETF भी मिल रहे हैं अब तो, सिल्वर ETF में भी निवेश कर सकते हैं आप, थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ जाती है। पर एक बात मैं कहूँगा कि अगर हम पूरे भारतीयों की बैलेंस शीट एक बना दें, अगर एक बैलेंस शीट हम बनाएं जिसमें सब भारतीयों की वेल्थ आ गई, तो वैसी दिखेगी अनिल जी बैलेंस शीट। 50% उसमें प्रॉपर्टी है, 15% उसमें गोल्ड है, 15% उसमें डिपॉजिट्स है, इक्विटी एलोकेशन 5% से कम है सब भारतीयों की। अलग अलग आपके निवेशक होंगे जिनकी अलग अलग होगी, लेकिन अगर पूरी में एक बैलेंस शीट बना दूं तो हमारा ओवर एलोकेशन है वैसे तो गोल्ड को, लेकिन आप कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा धनतेरस पर जरूर थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर ETF भी लीजिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड भी ले सकते हैं हम जहाँ। बिल्कुल, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, लेकिन शायद भाभी जी कहेंगे कि मैं ETF को तो चाहिए, अंगूठी में कैसे पहनूं, तो थोड़ा बहुत आप ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ है, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, पूरे भारत का 5% भी इक्विटी एलोकेशन ढंग से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन टेंशन है डॉलर की टेंशन 95% की इक्विटी को लेकर है। हाँ, टेंशन वहाँ पे रहती है। हाँ, लेकिन वही अभी SIP का एक अच्छा तरीका हो गया कि तो उसमें आपको टेंशन नहीं रही। बिल्कुल। और अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो कोई इन्वेस्टर्स हैं अब तक पिछले 2-3 साल ठीक गए हैं, नए इन्वेस्टर्स के लिए भी पुराने के लिए भी, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स, उन्होंने कोई ऐसा खास झटका खाया नहीं है और उम्मीद करें कि अगली दिवाली तक भी ऐसा कोई बड़ा न लगे, छोटे मोटे चलते रहते हैं। क्या एक अच्छा मंत्र, सलाह, गुरु मंत्र जिसे आप कह सकते हैं, जो दिवाली पर आप निवेशकों को देना चाहेंगे? अनिल जी, आप फरवरी 2020 में हम यही बात कर रहे थे जब 12,000 की नई ऊंचाई पर बाजार था। कई जने कहते हैं ना बाजार नई ऊंचाई पर, तो 12,000 की नई ऊंचाई थी। पता है अगले एक महीने में हमने 7700 की निफ्टी देखी, 12,000 की निफ्टी देखी, 7700 की निफ्टी देखी, और वापस उसी साल में हमने उसको 12,000 वापस जाते हुए देखा और बाजार में काफ़ी घटत बढ़त रही। तो ये तो बाजार में तो घटत बढ़त चलती रहेगी, लेकिन अगर हम कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहें, अगर डिसिप्लिन रहें, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, SIP अपनी रोके नहीं, SIP को बढ़ाते रहें। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपको SIP भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो अगर मैं एक ही मंत्र कहूँ तो याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन का एक ही फॉर्मूला है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। सही निवेश, लंबा समय और संयम, ये तीनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन अच्छा होगा। बिल्कुल सही जगह पर पैसा लगाएं, लंबे समय के लिए लगाएं, और संयम रखें, धैर्य के साथ बने रहें। ये है आपके लिए निवेश के मंत्र, और इन मंत्रों को पालन करने पर आपकी न सिर्फ ये दिवाली बल्कि आने वाली कई ऐसी दिवालियाँ होंगी जो बहुत बेहतरीन और समृद्धि वाली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। और जिस तरह से आप बेहतरीन काम इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, बाज़ार के लिए कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी के कर रहे हैं, वैसे आप और आगे करते रहें। बहुत बहुत आपको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं भी। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप इसी तरह प्रेरणा देते रहें, सकारात्मक सोच सबको देते रहें, और सब मिलकर हम एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरह से आप इस दिवाली पर लंबे समय के लिए अच्छी कंपनियों में या अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा लगाकर धैर्य के साथ बने रहेंगे, तो यही नहीं, आने वाली कई और ऐसी दिवालियाँ होंगी जो आपके लिए बेहतरीन समृद्धि लेकर आएगी। इस खास शो में
हमारा साथ देने के लिए नवनीत मनोज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।